हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही हो, सब अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। अपन तीन टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा था हाइपर कॉन्जुगेशन और आज का टॉपिक रहेगा अपना रेजोनेंस। रेजोनेंस को मिजोमेर इफेक्ट भी बोलते हैं। तो अपन जो भी पढ़ते हैं उन सब के नोट्स, मेरे खुद के लिखे हुए नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां जाके आप हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस बता देता हूं। होता क्या है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड, अब मैं एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है वो बताता हूं पहले। कोई भी हाइड्रोकार्बन्स यदि चेन में हो, चेन मतलब CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये एक चेन है। जब चेन में हो कोई भी हाइड्रोकार्बन्स, वो कंपाउंड, उनको एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। बट जब यही हाइड्रोकार्बन्स एक रिंग में आ जाए, ये एक रिंग है, इस पे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हो या नहीं भी हो, एक रिंग बननी चाहिए। तो एक रिंग में आ जाए तो उनको एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब ऐसे नहीं है कि सभी रिंग वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, बिल्कुल नहीं। इनके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की, वो अपन एरोमेटिक कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे कवर करेंगे। मेरा यहाँ पे कहने का यही मतलब है कि जो रिंग में है वो एरोमेटिक है और जो चेन में है वो एलिफेटिक है। तो रेजोनेंस जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजिशंस। तो और एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मान लीजिए यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये एक टोल्यूइन बन जाती है। इस स्ट्रक्चर को टोल्यूइन बोलते हैं। तो टोल्यूइन के लिए ये और ये पोजीशंस, ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस कहलाती है, ये दोनों पोजीशंस मेटा पोजीशंस कहलाती है, और ये एक अलग ही पोजीशंस, इसको पैरा पोजीशन बोलते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर कोई भी अटैक करने वाला ग्रुप है तो वो ऑर्थो पे अगर उसको ऐड होना है तो वो इन दोनों पोजीशंस पे कहीं पे भी ऐड हो सकता है, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों ऑर्थो ही बोलते हैं दोनों को। अगर मेटा पे ऐड होना हो तो ये दोनों मेटा है, अगर पैरा पे ऐड होना हो तो ये पैरा है। तो मुझे यहाँ पे यही बताना था कि ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशंस क्या होती है, और एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बता दिया। वो आपको अगले जब भी एरोमेटिक कंपाउंड्स का चैप्टर आएगा मैं उन पे कंडीशंस बताऊंगा कि ये ही कंपाउंड्स एरोमेटिक शो करते हैं, सभी रिंग वाले कंपाउंड्स एरोमेटिक नहीं होते हैं। तो अपने रेजोनेंस पे आते हैं। अब रेजोनेंस के लिए कंडीशंस हैं। रेजोनेंस दो कंडीशन फॉलो करता है। अपनी पहली कंडीशंस रहेगी, पहली कंडीशन है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के दूसरा, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, इसके अगले वाला, ये दोनों अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट जहां भी डबल बॉन्ड होंगे वो रेजोनेंस शो करेंगे। ये अपनी पहली कंडीशन है। अब जरूरी नहीं है कि ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में ही हो। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए, मतलब कहने का ये मतलब, तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाए तब भी ये रेजोनेंस शो करेगा। बस कंडीशन क्या है? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है। इसके साथ बेंजीन, बेंजीन में भी अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, तो ये भी रेजोनेंस शो कर सकता है। तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशंस क्या रहेगी अपनी? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। रेजोनेंस के लिए दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? दूसरी कंडीशन है लोन पेयर एंड
डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। मतलब पहले तो ये बताता हूं कि लोन पेयर क्या होता है। जब भी कोई एलिमेंट है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो उस एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री रेडिकल। उस एक इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं अपन फ्री रेडिकल। जब यही अपन अब अगला एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन के पास ये दो इलेक्ट्रॉन्स, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ, एक पेयर है ये, उसको बोलते हैं लोन पेयर। तो कहने का ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल, दो इलेक्ट्रॉन्स को अपन को शो करना हो तो वो लोन पेयर कहलाता है। ठीक है, तो अपनी रेजोनेंस की दूसरी कंडीशन क्या है? लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो। एग्जाम्पल देखते हैं। मतलब एग्जाम्पल रहेगा अपना ये ब्रोमीन। अपना एग्जाम्पल है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमीन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। किसी भी, आपको ये तो पता होगा ना, कोई भी एलिमेंट है उसके पास ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ब्रोमीन है, ब्रोमीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। कहाँ पे? एक तो यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में यूज हो गए। अब बचे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके 3 लोन पेयर है, ये 3 लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर रेजोनेंस में काम आ सकते हैं। कैसे? क्योंकि लोन, जब अपन ने कॉन्जुगेट, मैंने कॉन्जुगेट वर्ड यूज किया है। कॉन्जुगेट मतलब जिस भी डबल बॉन्ड के साथ कार्बन जुड़ा हो उसके पास अगर कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिसके पास लोन पेयर हो, वो रेजोनेंस शो कर सकता है। दोबारा सुन लीजिए, जिन कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड जुड़ा हो उन पर ऐसा एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर हो वो रेजोनेंस शो कर सकता है। तो अपनी दोनों कंडीशंस रेजोनेंस में आती हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं। ये दोनों कंडीशंस अच्छे से याद रखना, क्योंकि इनका तभी आप समझ पाओगे कि रेजोनेंस कैसे शो करता है कोई कंपाउंड। तो अपना अगला नोट रहेगा, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या रहेगा? इसके 2 टाइप हैं, ये 2 टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं रेजोनेंस के। रेजोनेंस बोल सकते हैं या मेजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। मतलब +m +r, मेजोमेरिक का m, रेजोनेंस का r, साथ में -m या -r। ये दो अपने टाइप्स होते हैं। तो कौन से ग्रुप +m में आते हैं, कौन से ग्रुप -m में आते हैं, इसके लिए एक डेफिनेशन बनाई गई है। मतलब वो ग्रुप जिनके पास लोन पेयर हो, मतलब देने के लिए लोन पेयर हो, ओनली होना ही नहीं, वो आगे दे सकते हैं। वो डबल बॉन्ड, वो लोन पेयर अपने डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन कर सकते हो, वो एलिमेंट +m में आते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं। क्लोरीन, एक बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 3 लोन पेयर। ब्रोमीन, सेम, ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप में आना है तो इनके पास सेम, ये इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है। आयोडीन, NH2, NHR, NR2, OH एल्कोहल ग्रुप, OR ईथर ग्रुप, SR, SH, OCS3। आप इनके पास, सबके पास देखिए लोन पेयर है देने के लिए, सबके पास देख लीजिए आप, सबके पास लोन पेयर है। तो इस +m में कहने का यह मतलब है कि +m में वही कंपाउंड्स आते हैं, वही एलिमेंट्स आते हैं, वही ग्रुप आते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। अब -m में क्या आते हैं? -m में वो आते हो जिनके पास लोन पेयर हो सकते हैं, बट वो डबल बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेट करके रेजोनेंस नहीं देते हैं। इनके पास लोन पेयर हैं और ये डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, बट इनके पास लोन पेयर हो भी जाए
फिर भी अगर डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन नहीं दिखाते हैं तो ये -m में आएंगे। इसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? NO2, साइनाइड CN, कीटोन, एल्डिहाइड, एसिड और लास्ट वन एस्टर। अब बताइए, यहां पे NO2 के पास लोन पेयर हैं, बट ये लोन पेयर देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि NO2 और CN, आप मेरी फर्स्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने जहां पे ऑर्डर लिखाया है -I इफेक्ट का, वहां पे आप जाके देखिए कि NO2 और CN -I इफेक्ट में सबसे प्रबल है। मतलब ये सबसे अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं। मींस इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप हैं, तो ये लोन पेयर क्यों देंगे? बताइए। इनकी कैपेसिटी ये है कि, इनकी पावर ये है कि इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट करते हैं, तो लोन पेयर नहीं देंगे ना। तो इनके लोन पेयर यूज नहीं होने हैं डबल बॉन्ड में, तब ये -I में आते हैं। बाकी ये सभी ग्रुप C के साथ, C और O डबल बॉन्ड वाले ग्रुप वाले हैं। मतलब C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो वो ग्रुप, और ये दोनों ग्रुप -I वाले, ये -M या बोल सकते हैं -R ग्रुप में आते हैं। +M और +R में मैंने ये एग्जाम्पल देके बता दिया। अब मैं ये बताता हूं, नोट नंबर 2 लिखिए आप। नोट नंबर 2 ये है कि फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइजेशन प्राप्त करता है रेजोनेंस के कारण। मतलब क्या रहेगा? फिनोक्साइड आयन आपको पता है क्या होता है? यहां पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, मींस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये बॉन्ड बनाने में, मींस 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने लोन पेयर है इसके पास। अब इसमें क्या होता है कि ये लोन पेयर अपना यहां पे लोन पेयर देता है, यहां पे लोन पेयर देगा, तो ये इस कार्बन के पास ये अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी ये 5 बॉन्ड बना लेगा। 5 बॉन्ड कार्बन बनाता नहीं है, ये बनाता कितने हैं? 4। तो ये अनस्टेबल रहेगा, तो ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दे देता है। मींस अपनी अगली क्या रहेगी? यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे ओनली 1 बचेगा, ठीक है। और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं? पाई बॉन्ड से, जो यहां से टूटा है, और ये 2 पाई बॉन्ड ऐसे कैसे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या रहेगा? ये डबल बॉन्ड अगले वाले पे के पास जाएगा, फिर से ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस वाले कार्बन पे आ जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे। बाहर वाला ग्रुप ऐसा का ऐसा ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं होना है। तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और ये वाला डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जाएंगे, तो फिर से ये अनस्टेबल, यहां वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा, तो फिर से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पे दे देगा। तो अपने स्ट्रक्चर क्या बन जाती है नेक्स्ट? ये बन जाती है डबल बॉन्ड OH, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर मिलती है अपन को। फिर आगे वाले स्ट्रक्चर में क्या होता है? फिर से वही, यहां पे ये डबल बॉन्ड दे देता है, और ये डबल बॉन्ड फिर से यहां पे। तो आप देखिएगा कि अब जब फर्स्ट स्ट्रक्चर के बिल्कुल सेम है, फर्क क्या है? फर्क यही है कि फर्स्ट स्ट्रक्चर में जहां पे डबल बॉन्ड नहीं था, वहां पे अब डबल बॉन्ड आ गया है। क्यों? क्योंकि वहां पे अब हम रेजोनेंस के थ्रू गुजरे हैं, तो जहां पे डबल बॉन्ड था नहीं, वहां पे डबल बॉन्ड आ गया। आप देख सकते हैं कि यहां पे डबल बॉन्ड है, बट अब यहां पे नहीं है, ये डबल बॉन्ड आगे चला गया। सेम स्ट्रक्चर है, कोई फर्क नहीं है। बेंजीन में आप अल्टरनेट में कहीं पे भी डबल बॉन्ड लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता उस पर। तो इस प्रकार से रेजोनेंस वर्क करता है। तो अपना पॉइंट ये था कि फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइजेशन प्राप्त करता है रेजोनेंस के कारण।
तो अपन जब भी क्वेश्चंस आगे क्वेश्चंस आएंगे उसमें स्टेबिलिटी की बात करेंगे, और अगर उन ऑप्शंस में रेजोनेंस है, रेजोनेंस शो करने वाले कंपाउंड्स हैं, तो आप उनको ज्यादा स्टेबल बताओगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतनी ही ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होते जाएंगे। यहां पे 5 स्ट्रक्चर बन रही है, और यदि किसी कंपाउंड की 8 बन रही हो स्ट्रक्चर, तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जितने ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनती जाएंगी वो उतना ही ज्यादा कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होता जाएगा। तो अपना नोट नंबर 2 ये था कि फिनोक्साइड आयन स्टेबलाइजेशन ले लेता है, किसके कारण? रेजोनेंस के कारण। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 क्या रहेगा कि एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताता हूं ये, कि एनिलीन की बेसिक नेचर कम होता है अमोनिया से। अब एनिलीन क्या होता है? आप पॉइंट लिख चुके हो कि एनिलीन की बेसिक नेचर अमोनिया से कम होती है। एनिलीन क्या होती है? यह है एनिलीन, ठीक है। और अमोनिया आप जानते हो NH3। तो एनिलीन में क्या होता है कि इसका बेसिक नेचर क्यों कम होता है? पहले तो आप ये समझिए कि एसिडिक और बेसिक नेचर होता क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिड को डिफाइन करने के लिए 2 डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन, एसिड कंपाउंड वो होते हैं जो H+ देते हैं, एसिडिक नेचर वही दिखाते हैं जो H+ देते हैं। दूसरी डेफिनेशन, वो कंपाउंड्स जो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं। मतलब जो कंपाउंड H+ देते हैं वो एसिडिक नेचर दिखाते हैं, और जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं वो भी एसिडिक नेचर दिखाते हैं। एसिडिक नेचर का बिल्कुल इनवर्स होगा बेसिक नेचर। मतलब बेसिक नेचर वो होगा जो H+ लेते हैं और लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो बात यहाँ पे बेसिक नेचर की हो रही है, तो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स देने की बात है। मतलब जो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा देगा वो उतना ही बेसिक होगा। तो बात यहां पे ये आती है कि एनिलीन क्यों बेसिक नेचर इसका क्यों कम है अमोनिया से? इसलिए कम है कि ये इसका लोन पेयर इतना अच्छे से देने वाला बनता नहीं है, और जितना कम देने वाला बनता है तो उसकी बेसिक नेचर भी कम होगी ना। अभी डेफिनेशन बताइए आपको, जितना अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स देगा वो उतना ही अच्छा बेसिक नेचर देता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे रेजोनेंस में सेम वही जो मैंने पहले वाली बताई है, पहले आपको एग्जाम्पल देख करके बताइए, सेम वही NH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और फिर से ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर से आगे स्ट्रक्चर ऐसे ही चलती रहेगी और ये रेजोनेंस दिखाएगा। मतलब आप समझ चुके होंगे कि क्यों एनिलीन का बेसिक नेचर अमोनिया के बेसिक नेचर से कम है, क्योंकि एनिलीन का जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, उसी के कारण वो कम बेसिक नेचर शो करता है। तो अपना नोट नंबर 3 हो चुका है। नोट नंबर 3 लिख भी सकते हैं, बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन is less than अमोनिया। ठीक है, अपना नोट नंबर 3 क्या होगा? नोट नंबर 3 ये रहेगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको भी अच्छे से समझना, कि +M इफेक्ट वाले ग्रुप या एलिमेंट्स। +M वाले कौन से हैं? अभी आपको बताया +M में Cl, Br, आयोडीन, हेलोजन ग्रुप और आपको बहुत सारे ग्रुप बताए, बहुत सारे एलिमेंट बताए हैं जो लोन पेयर रखते हैं। तो +M इफेक्ट वाले ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए।
ध्यान से समझिए। फिर से बोलता हूं कि प्लस आर्म इफेक्ट वाले ग्रुप बेंजीन को एक्टिवेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस के लिए, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए। मतलब समझिए आप इसका मतलब ये रहेगा आपको कि मैं आपको प्लस बेंजीन पे मैं ऐड कर रहा हूं प्लस आर्म इफेक्ट का, मतलब मैं क्लोरीन यहां पे जोड़ सकता हूं। ठीक है, क्लोरीन मैंने यहां पे जोड़ा तो ऑब्वियस बात है कि क्लोरीन यहां पे प्लस आर्म इफेक्ट का तो लोन पेयर देगा, सेम वही कंडीशंस बनेगी। ठीक है, कंडीशंस क्या बनती है फिर से मैं बना के बता देता हूं। यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि यहां पे दे चुका है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, बाकी सेम रह जाएगा। फिर आगे यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे और फिर से अपने स्ट्रक्चर बाहर वाला ग्रुप पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, वो ऐसा का ऐसा रह जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए, डबल बॉन्ड इन 2 जगहों पे बन गया। फिर आगे क्या होता है, फिर से यही ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे, ये वाला कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको एस दिखाएंगे, बार वाला फिर से सेम रहेगा ग्रुप, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड अब यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे पहले से था। फिर से सेम वही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे और ये वाला इलेक्ट्रॉन्स इसके पास चला जाएगा। मतलब अपनी फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर फिर से अपन को मिल जाएगी कि क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर हैं और ये डबल बॉन्ड बन जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पैरा पे आ रहा है, यहाँ पे फिर से ऑर्थो पे आ रहा है। ध्यान से समझिए इसको, मतलब ये नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ घूम रहा है, ओनली ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे नहीं जा रहा। मेटा कौन सा है, ये वाला, ये 2 मेटा है, मेटा पे जा ही नहीं रहा ये नेगेटिव मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स मेटा पे नहीं जा रहे हैं। मतलब अब यदि अटैक करने वाला ग्रुप यदि पॉजिटिव चार्ज रख रखा हो उसने, मीन्स मैं ले सकता हूं NO2 प्लस, उसने पॉजिटिव चार्ज ले रखा हो तो वो कहां पे अटैक करेगा? आपको पता है पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, तो वो ऑर्थो और पैरा पे अटैक कर सकता है ना, मेटा पे थोड़ी ना करेगा। क्यों? ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो वो ऑर्थो और पैरा पे ही अटैक करेगा ना। मतलब मैं ऐसे कहूं कि मुझे Cl पे NO2 प्लस, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन पे NO2 प्लस का अटैक करवाना है, तो मैं ये कहूं कि ये क्या प्रोडक्ट बनेगा। मैं ऐसे बोलूं कि Cl NO2 ऑर्थो पे आ जाएगा और एक और NO2 यहाँ पैरा पे आ जाएगा। मतलब दोनों 50-50% बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दोनों पे सेम है, उन पे कोई पार्शलिटी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इस पे ज्यादा इस पे कम है, दोनों पे सेम है, दोनों 50-50 प्रोडक्ट बनेंगे। तो जब कभी भी, कहने का ये मतलब है, जब कभी भी बेंजीन या एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऊपर प्लस आर्म इफेक्ट वाला कोई एलिमेंट जुड़ा हो और अटैकर ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल हो, मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किस 2 वर्ड से बना है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो प्लस फाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लव, मतलब पसंद करने वाला, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करने वाला। इलेक्ट्रॉन्स को कौन पसंद करता है? जिसके पास खुद के पास पॉजिटिव चार्ज हो, वही तो इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करेंगे ना, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप है। तो इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप यदि बेंजीन के ऊपर प्लस आर्म इफेक्ट वाला कोई एलिमेंट जुड़ा हो और इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप उस पे अटैक करेगा तो अपन को प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे 50-50% के साथ मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम है। आपने देखा दोनों सेम है, दोनों पे उसी प्रकार से रेजोनेंस मिल रहा है, तो दोनों पोजीशन पे ही अटैक करेगा। मेटा पे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मेटा पे उसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे हैं, मेटा पे इलेक्ट्रॉन्स किसी भी स्ट्रक्चर में नहीं शो रहा है। तो आप आई होप कि ये अच्छे से समझ पाए हो आप इस पॉइंट को, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। नोट नंबर 3 था ये। अब अपन नोट नंबर 4 पे चलते हैं। नोट नंबर 4 क्या रहेगा अपना?
नोट नंबर 4 ये रहेगा कि माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप, माइनस एम वाले कौन कौन से थे? NO2, CHO, मतलब एल्डिहाइड, एसिड, ये माइनस एम वाले हैं कहने का मतलब। तो माइनस एम ग्रुप वाले एलिमेंट्स यदि एरोमेटिक या बेंजीन के ऊपर जुड़े हों तो ये डीएक्टिवेट कर देता है ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को, और एक्टिवेट करता है मेटा पोजिशंस को इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए। फिर से देखिए, बता दिया है कि डीएक्टिवेट किसको करता है? ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को, पीछे वाले के जस्ट अपोजिट है, उनको डीएक्टिवेट कर देगा। उनके पास अब वो वाला अटैकर उस पे अटैक नहीं कर पाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नहीं अटैक कर पाएगा, तो करेगा किस पे? मेटा पे करेगा। किस हिसाब से करेगा वो मैं बताता हूं आपको। ये बेंजीन है, मैं इस पे एक माइनस एम ग्रुप वाला एलिमेंट जोड़ देता हूं, NO2 मान लीजिए आप। मैंने यहाँ पे NO2 जोड़ा, ऑक्सीजन के यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं, ऐसे ही इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं और इस ऑक्सीजन के भी हो रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अब ये रेजोनेंस शो करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो कैसे करेगा? पर साथ में ये बात है कि माइनस एम वाला ग्रुप क्या करता है? माइनस एम वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, नहीं कि देता है। मैंने पहले भी बताया था आपका, प्लस एम वाला ही लोन पेयर देता है, माइनस एम वाला माइनस आई की तरह होता है, सेम टू सेम माइनस आई की तरह होता है, और वो इलेक्ट्रॉन्स लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा, कैसे लेगा? ये डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो वो यहां पे चले जाएंगे, और अपना स्ट्रक्चर क्या बनेगी वो देख लेंगे अपन। यहां से इलेक्ट्रॉन्स गए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है सेम टू सेम रह जाएगी। तो अब क्या रहेगा? और उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या रहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है कि पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन, पॉजिटिव चार्ज आता किससे है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो क्या करेगा? ये वाला पाई बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है, स्टेबल करना है इसको, स्टेबल करना तो ये इसकी तरफ जाएगा। तो अपनी क्या स्ट्रक्चर बनेगी अब ये बन जाएगी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, बाहर वाला ग्रुप सेम टू सेम यही रह जाएगा, ठीक है। बाहर वाला ग्रुप सेम यही रह जाएगा। फिर क्या करता है? यहाँ पे इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। फिर से ये, क्योंकि ये अब अनस्टेबल बन गया तो बाहर ये इसके पास वाला डबल बॉन्ड क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन्स देगा इसको स्टेबल बनाने के लिए। तो फिर अपन को क्या मिलेगा? सेम वही मिलेगा। अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, ठीक है। फिर से क्या रहेगा? फिर से वही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो लास्ट में अपन को क्या मिलेगा? ये मिलेगी जो फर्स्ट वन है, वही स्ट्रक्चर अपन को फिर से मिल जाती है। अब वही स्ट्रक्चर मिल जाती है, मतलब आप यहां पे देखिए ध्यान से कि इस बार बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, ठीक है। इस पिछले वाले में क्या था? नेगेटिव चार्ज घूम रहा था। क्यों? क्योंकि वहां पे प्लस एम ग्रुप जुड़ा हुआ था, यहाँ पे माइनस एम ग्रुप जुड़ा है, तो नेगेटिव ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। इलेक्ट्रॉन्स को बेंजीन की तरफ लिया है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो पॉजिटिव चार्ज इस पे घूम रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है तो ऐसा ग्रुप जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव हो, फिर से अपन NO2+ की बात करेंगे, फिर से उसके ऊपर पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव पे थोड़ी ना अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की वैसे ही कमी है। पॉजिटिव है, इसको क्या चाहिए? जिसके ऊपर पॉजिटिव है उसको तो नेगेटिव चार्ज वाला जगह चाहिए ना। तो ये तो यहाँ पे तो अटैक कर नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव पे अटैक नहीं करेगा। तो बचा कहाँ पे? ये पॉजिटिव कहाँ पे रहा है? ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, फिर से ऑर्थो पे आ रहा है, मतलब मेटा पोजिशन बची इसके लिए। तो मेटा पोजिशन पे ये NO2+ अटैक करेगा, ना कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तभी मैंने कहा था
कि जब भी -m वाले ग्रुप जुड़े हों एरोमेटिक कंपाउंड पे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यह डीएक्टिवेट कर देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को, और एक्टिवेट कर देते हैं मेटा पोजिशंस को। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। फिर से मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करना है। इलेक्ट्रॉन को कौन पसंद करेगा? जिसके खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। सीधी बात है ना, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैं यही अपना पॉइंट था, अच्छे से समझ लेना इसको, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आगे। जब भी कोई रिएक्शंस बनेगी, आपको पता नहीं चलेगा कि इस पे अपन प्रोडक्ट में इसको मेटा पे जोड़े या ऑर्थो या पैरा पे जोड़े। तो ये आपको ध्यान देने वाली बातें हैं कि +m वाले ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे जोड़ते हैं, -m वाले ग्रुप मेटा पोजीशन पे जोड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। तो अपना ये रहा नोट नंबर 4। अब क्या रहेगा कि ये अपना रेजोनेंस यहां पे पूरा हो गया। अब रेजोनेंस के कुछ फीचर्स हैं। क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट वन वही, ये परमानेंट इफेक्ट है। क्यों परमानेंट? क्यों है भाई परमानेंट? इसलिए है कि ये रेजोनेंस शो कर रहा है, ये इतनी स्टेबिलिटी स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए परमानेंट है। ये स्टेबल हो रहा है, इसलिए परमानेंट है। स्टेबिलिटी बढ़ाता जा रहा है कंपाउंड्स की। जितनी ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ऑब्वियस बात है ना कि वो परमानेंट इफेक्ट होगा। तो ये एक परमानेंट इफेक्ट है। सेकेंड वन क्या रहेगा कि यह फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट्स करता है। बिल्कुल करता है, अफेक्ट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं अपनी? डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है, या फिर सोल्यूबिलिटी, यह भी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। मतलब डाइपोल मोमेंट चेंज होगा कि वो डिपेंड करेगा कि +m जुड़ा है या -m जुड़ा है, उस हिसाब से डाइपोल मोमेंट कम या ज्यादा होगा। ये मतलब कहने का ये मतलब है कि रेजोनेंस डाइपोल मोमेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज करता है, ठीक है, उनपे फर्क डालता है। तो अपने ये तो फीचर्स रही। अब अपन ने +I इफेक्ट पढ़ा था पहले चैप्टर में, तो अपन उससे और रेजोनेंस से कंपेयर करते हैं। रेजोनेंस को मीजोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो मीन्स similarities between I and M effects। सिमिलरिटीज क्या रहेगी? सिमिलरिटीज ये रहेगी कि फर्स्ट वन क्या, सेम वही, दोनों परमानेंट है। दोनों परमानेंट है ना, तो दोनों में यही सेम रहेगा। दूसरा, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट करते हैं, मतलब अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टी। आपको नोट्स यहां पे अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, तो मैं मेरे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूं। सभी नोट्स की PDF वहां पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी लिखवा नहीं सकता। आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये थ्योरी पार्ट है, तो ओवरव्यू दे रहा हूँ, बट आपको पूरा एकदम थ्योरेटिकल लिखा हुआ उस नोट्स में मिल जाएगा। तो ये दोनों इनमें सेम है। अब कंपैरिजन क्या है? दोनों में कंपैरिजन क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन I एंड M इफेक्ट, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है I और M। पहला क्या फर्क रहेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट, I मतलब इंडक्टिव, M मतलब मेसोमेरिक। तो इंडक्टिव इफेक्ट सैचुरेशन कंपाउंड्स में ऑपरेट करता है। सैचुरेशन कंपाउंड्स में, सैचुरेटेड कंपाउंड्स में। सैचुरेटेड मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया, सैचुरेटेड मीन्स अगर कार्बन के पास चार बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन के पास 4 ग्रुप जुड़े हो, तो ये सैचुरेशन में है, मतलब पीक पॉइंट पे है। ये अपने चारों ग्रुप जोड़ सकता है, उतने ही जोड़ने वाला हो और उतने ही जोड़ रखे हैं, तो ये अपने पीक पॉइंट पे, ये अपने सैचुरेशन पोजीशन में है, मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है।
जब बट मेसोमेरिक में क्या होता है कि ये अनसेचुरेटेड में होता है। अनसेचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है यहाँ पे। तो ये चार, ऑब्वियस बात है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो ये पूरे चार कंपाउंड थोड़ी ना जोड़ पाएगा अपने साथ। यहाँ पे तो अब चार इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पूरे हो गए, बच्चे कितने, चार इलेक्ट्रॉन्स, तो उनके लिए तो ये दो ही ग्रुप जोड़ सकता है ना। तो ये अनसेचुरेशन है, ये यहाँ पे पीक पे नहीं पहुंचा है, तो ये अनसेचुरेशन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सेचुरेटेड ग्रुप में ऑपरेट होता है, ये एम इफेक्ट अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में ऑपरेट होता है। सेकेंड वन क्या रहेगा अपना, सेकेंड वन रहेगा कि इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। मैंने बताया आपको, सी के साथ एक्स जुड़ा हो तो एक्स पे, इस पे के डेल पॉजिटिव आता है, इस पे डेल नेगेटिव आ जाता है, इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ चले जाते हैं। तो ये क्या है, सिग्मा मैंने दूसरे चैप्टर में आपको, दूसरे लेसन में मैंने आपको बताया है कि सिग्मा कैसे बनते हैं, सब कुछ अच्छे से समझाया उसमें। तो सिग्मा ओनली, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, सिग्मा बॉन्ड के लिए, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यूज होता है। और इसमें कौन से होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड्स बोल सकते हो या फिर लोन पेयर बोल सकते हो। तो लोन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे या फिर पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब अपना थर्ड वन क्या रहेगा, थर्ड वन आई और एम की बात कर रहे हैं अपन। थर्ड वन क्या रहेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो चार्ज आते हैं, जो कम एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज आते हैं वो पार्शियल चार्ज होते हैं। ठीक है, पार्शियल चार्ज आते हैं। और इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस इफेक्ट में क्या रहेगा, बिल्कुल फुली चार्ज, फुली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज आएंगे इनके ऊपर, ये इन दोनों में अंतर रहेगा। और फोर्थ वन क्या रहेगा अपना, फोर्थ वन ये रहेगा कि जैसे जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट में एक्स हेलोजन ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हो तो इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन ग्रुप की तरफ जाना है, तो हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा तो इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे कम होने लग जाता है क्योंकि इसका इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ तक पहुंचने में कम होने लग जाता है, डिस्टेंस के साथ कम होने लगता है। ये मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में आपको बताया सब कुछ कि कैसे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होने लगता है। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के साथ कम होने लगता है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होता है कि जब तक कॉन्जुगेशन है, जब तक कॉन्जुगेशन मिल रहा है तब तक शुरू से लेकर एंड तक रेजोनेंस हो सकता है। कैसे, आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखिए आप, फिनोल में मैंने बताया है कि शुरू से लेकर के एंड तक सेम पूरा बेंजीन कवर कर लिया इसने रेजोनेंस में, और इसके पूरे पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट में फिर से आ गए हैं, जहां पे पहले थे वहां पे नहीं, अब उसके दूसरे वाली पोजीशंस पे आ गए हैं। तो मतलब पूरा कंपाउंड इसने एक पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक रेजोनेंस शो हुआ है। मतलब कहने का ये मतलब है कि मेसोमेरिक इफेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, मतलब एंड वन पॉइंट फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एक पॉइंट से अदर एंड तक जाएगा यदि कॉन्जुगेशन में हो, तब जाएगा। अगर आपको पता चले वहां पे लास्ट में डबल बॉन्ड वगैरह कॉन्जुगेशन बन ही नहीं रहा है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है ही नहीं, अल्टरनेट लोन पेयर है ही नहीं, या डबल बॉन्ड नहीं है, तो फिर नहीं बनेगा वहां पे। तो ये रहा अपना पूरा रेजोनेंस। बहुत अच्छे से समझना इसको क्योंकि ये ऑर्गेनिक का रीड है, ये पूरी ऑर्गेनिक में काम आनी है। आप इसको अच्छे से 2 बार देख के इसको कंप्लीट करिएगा और अच्छे से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश भी करना, क्योंकि आप जब बनाना सीख जाओगे कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव चार्ज आना है, क्या बेंजीन पे पॉजिटिव आना है, क्या बेंजीन पे नेगेटिव आना है, तो वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आपको आगे जो रिएक्शंस आएंगी उनमें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी, वरना आपको रिएक्शंस में पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे अटैक कौन करेगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल करेगा या न्यूक्लियोफाइल करेगा, पता नहीं चलेगा आपको कि कौन अटैक करेगा। तो इसके लिए आपको ये आना जरूरी है। ओके गाइज,
आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।